हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका पाथ क्या होता है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब कोई चार्ज पार्टिकल इस पर चार्ज क्यू है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी v के साथ इंटर करता है और b और v के बीच का जो एंगल थीटा है, तो जो F इक्वल टू होता है वो बी क्यू भी साइन थीटा होता है। क्या होता है, उस पर जो फोर्स लगता है वो बी क्यू भी साइन थीटा होता है। वैन पार्टिकल हैविंग अ चार्ज क्यू, कोई पार्टिकल है जिस पर क्यू चार्ज है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी v के साथ इंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वह थीटा है, तो जो पार्टिकल पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू भी साइन थीटा या क्यू भी बी साइन थीटा। जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, F इक्वल टू होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, और B क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V वेक्टर V एंड P या B एंड V के बीच का एंगल है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वह क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अब जो पाथ होता है, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। V और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब सपोज करो, मान लो यदि थीटा कैसा हो, 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री से मतलब मीनिंग क्या है कि दोनों पैरेलल हों, V पैरेलल टू B हो। ओके, अब यहाँ पर हम थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर F क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा उस पार्टिकल पर, वो पार्टिकल सीधा निकल जाएगा इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, जो उसकी वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा बिना डेविएट हुए। ठीक है, द पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स मूव्ड अनडेविएटेड। कैसा मूव होगा, अनडेविएटेड होगा। और पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरह जब थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180 डिग्री का मीनिंग क्या है, V इज एंटी पैरेलल टू B। थीटा कैसा हो, 180 हो, ठीक है ना, थीटा इज 180 डिग्री। तो V कैसा होगा, V इज एंटी पैरेलल टू B होगा, B के एंटी पैरेलल होगा। तो अब देखो आपको पता है साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 180। अब साइन 180 0 होता है तो यहाँ पर भी F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, कौन सा केस है, V इज एंटी पैरेलल टू B डेट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कैसा हो, 180 डिग्री हो, तब भी वो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। पाथ ही जा स्ट्रेट लाइन, सीधा निकल जाएगा, यहाँ से इंटर करेगा और ऐसे सीधा निकल जाएगा। अब देखो कोई पार्टिकल अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उस रीजन में कंफर्मेशन नहीं हो सकता है।
कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। ओके, देखो, when a charged particle moves in a region undeviated, then we cannot ascertain that a magnetic field exists or not in the region। कोई चार्ज पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अनडेविएटेड वे, तो इससे नहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। अब इसमें एक दूसरा केस आता है, अभी तो थीटा 0 और 180 था। दूसरे केस में व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब थीटा कैसा है, 90 डिग्री है, v इज परपेंडिकुलर टू b, जब v और b आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो भाई इस केस में जो पाथ ऑफ पार्टिकल होता है वो सर्कल होता है। कैसा होता है, सर्कल होता है, ठीक ना। ओके, यहाँ पर देखो एक क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखाया जाता है तो डेट इज इसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है। परपेंडिकुलर टू इस पेपर तो होगा पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड से। और v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, और v और b के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो सर्कल होगा। कैसा होगा, सर्कल होगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। तो देखो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो f हो जाएगा क्यू वी वी साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो f इक्वल टू क्यू वी बी हो गया। कितना हो गया, क्यू वी बी हो गया। अब ये जो फोर्स लग रहा है दिस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, इस सेंटीपीटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, सेंटीपीटल फोर्स को। अब आपको पता है सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स होता है F इक्वल टू mv² अपॉन r, ये होता है mv² अपॉन r। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। सर्कुलर पाथ का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो क्यू वी बी इक्वल टू क्या होगा, mv² अपॉन r। हमें r को फाइंड आउट करना है तो r यहाँ चला जाएगा, बाकी का पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² अपॉन क्यू वी बी, बी से भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो जो r का फार्मूला बनेगा वो mv अपॉन क्यू बी हो जाएगा। ये हो जाएगा r का फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा r का फार्मूला, mv अपॉन क्यू बी। mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, q क्या है, चार्ज है ऑन द पार्टिकल है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, b इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अंडरस्टूड। देखो अब यदि चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, अंडरस्टूड। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो इसका रेडियस होगा वो क्या होगा, रेडियस r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम यदि सपोज करो चार्ज का काइनेटिक एनर्जी k है, चार्ज में काइनेटिक एनर्जी कितना है, k है। तो हमें पता है कि k और ये मोमेंटम है p है, तो k और p में क्या रिलेशन होता है, p इक्वल टू हम लिख सकते हैं √2m k, ये लिखा जा सकता है। p इक्वल टू क्या होता है, √2m k होता है। p मोमेंटम है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इससे इस मोमेंटम m इंटू वी की जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हमें r का एक नया फार्मूला मिलेगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m k अपॉन क्यू बी।
रूट 2m की अपॉन क्यू बी हो गया आर इक्वल टू। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ए निकाला गया आर इक्वल टू रूट 2m की अपॉन क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, 1/2mv² होता है। मोमेंटम का फार्मूला m×v होता है। तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा p इक्वल टू क्या बनेगा, रूट 2m के बनेगा। तो ये आर का फार्मूला बन गया। ओके, अब आपको पता है इफ पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल v, मान लो पार्टिकल को पोटेंशियल v से एक्सीलरेट किया गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k/q_v होता है। इफ पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल v तो k इक्वल टू q/v होता है। q/v का प्रोडक्ट, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक फार्मूला ही बन जाएगा, r इक्वल टू रूट के अंदर 2m/qv अपॉन qb। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है कि वो सर्कल एक चक्कर कितने समय में लगा लेगा। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr चलेगा। ये स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π। आर इक्वल टू क्या है, अभी यहाँ निकाला हमने mv अपॉन क्यू भी निकाला था अपॉन v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा, किसका, टाइम पीरियड का, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2πm अपॉन क्यूबी। ये हो जाएगा फार्मूला, t इक्वल टू 2πm अपॉन क्यूबी। अब जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालना हो, मान लो हमें फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्यूबी अपॉन 2πm हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यूबी अपॉन 2πm हो जाएगा। ओके, तो जो कब केस है, जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो। तो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कल होगा। उस सर्कल की रेडियस mv अपॉन क्यूबी होगी। और जो चार्ज पार्टिकल है ये कंप्लीट सर्कल को इस टाइम t इक्वल टू 2πm अपॉन क्यूबी में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो इसमें नेक्स्ट केस बनता है कि जब जो थीटा एंगल है वो ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, ठीक ना। ओके, when the angle between V and B is neither 0 nor 90 nor 180 nor 180, ओके, 180 में ना हो। तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का वो हेलिकल होगा। कैसा होगा, हेलिकल होगा। इस तरह से चलेगा चार्ज पार्टिकल, ऐसे, इस तरह से इसका हेलिकल बनाएगा। ओके, क्लियर। इसका जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा। इसलिए होगा कि जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंपोनेंट बनेगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, भी परपेंडिकुलर होगा भी साइन थीटा। कितना होगा, भी साइन थीटा होगा।
और जो v पैरेलल बने, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो होगा v sin थीटा, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा वो v cos थीटा होगा। सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो r कैसे निकलेगा, m v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी हो जाएगा। दिस इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होगा। ए उसका रेडियस होगा पाथ का। अब जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा। टी इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड बराबर होता है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दिस इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसका हम यूज करके फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये मिलेगा टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यू बी मिलेगा। टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, 2πm अपॉन क्यू बी मिल जाएगा। अब जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस तरह से चल रहा है, तो जो लीनियर डिस्टेंस ए वाली डिस्टेंस जिसे हम पिच बोलते हैं, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द पिच। पिच बोलते हैं उसे, वो पी से ड्रॉट करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या होगा, पिच होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो क्या होगा, पिच होगा। एक कंप्लीट सर्कल में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेट इज अ पिच। अब उस पिच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिच को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है P इक्वल टू वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के इनटू टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा v cos थीटा। टी आपको पता ही है 2πm अपॉन क्या होगा, क्यू बी होगा। तो इससे हम पिच को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक आता है लॉरेंज फोर्स। क्या आता है, लॉरेंज फोर्स। तो देख क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में हम मैग्नेटिक फोर्स को लेंगे, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फोर्स को लेंगे। दोनों का सम क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस बी। कितना होगा, V क्रॉस बी होगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया वेक्टर, ये अपना इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, ये हो जाएगा। ये दोनों, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इसके बाद अपना जो फार्मूला आता है वो आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है, उसको हम यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स, कंडक्टर ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। कोई कंडक्टर है, उसमें करंट बह रहा है, यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस कंडक्टर पे ये फोर्स लगता है F इक्वल टू IBL साइन थीटा। यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F इक्वल टू I, यहाँ पर L क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा L क्रॉस B। इसके वेक्टर फॉर्म में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
और जो अपना नेक्स्ट फार्मूला आएगा वो आएगा कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो इसमें I1 करंट बह रहा है, इसमें I2 करंट बह रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगा दैट इज F/L क्या हो जाएगा, μ0/4 2I1I2 अपॉन R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है। या सिंपल हमें फोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, फोर्स, तो वो हो जाएगा F = μ0/4 2I1I2 अपॉन R इंटू L। ओके, अंडरस्टूड। अब यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एट्रैक्शन लगेगा, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 26। 25 तक हम पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखो दिस वन इज 26। इससे पहले हम न्यूमेरिकल्स को आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं, अंडरस्टूड। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन 300 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। ओके, मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 mm, मूविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 mm फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, उससे वो क्या है, ट्रेवल कर रहा है। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, if a current of 5 ampere फ्लो, 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द वायर, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 26 को हम पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं पार्ट 2 में। ये 27 हमें करना है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड इन अ चैम्बर, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद द स्पीड ऑफ 4.8 into 10⁻⁶ meter per second normal to the field, determine the radius of circular orbit and the frequency of the revolution of the electron in its orbit. Does the frequency depend upon the speed of electron? ठीक है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस का, तो गॉस को हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दी हुई है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, तो R = mv/qb हो जाएगा। मास 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी 4.8 इंटू 10⁻6, चार्ज की वैल्यू रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, R मिल जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड का अपना फार्मूला क्या है, टी का फार्मूला है 2πm/qb, तो ये हो जाएगा F = qb/2πm हो जाएगा। Q की वैल्यू रखी, B की वैल्यू रखी, ये 2πm। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज,
या फिर 18.18 मेगाहर्ट्ज़ क्या हो जाएगा, ये मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगा। अब उसने बोला है क्या फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड होती है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में कहीं पर वेलोसिटी आया है? नहीं आया है, इस फार्मूले में कहीं पर वेलोसिटी नहीं आया है, तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होती है। हम क्या लिखेंगे? नो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होती है। ओके ना, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 हमसे। 28 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल is moving along a circle of radius 0.45 meter and magnetic field of 12 Tesla. Find first the speed of the particle, second the time period of the particle. Mass of alpha particle is 6.7 into 10 raised to power minus 27 kg. ओके देखो क्या है यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल के बारे में बात। अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार्ज किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो उस पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? चार्ज Q इक्वल टू 2 हो जाएगा, डेट इज 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.45 मीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है रेडियस 0.45 मीटर। ओके मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 12 टेस्ला। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी वाला फार्मूले को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे दिस फार्मूला R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू पुट की, मास कितना होगा उस पर देखो। अब मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होगा, तो मास आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना दिया हुआ है? 6.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 kg ऑलरेडी दिया हुआ है। या फिर इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, वो मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन होता है। तो मास की वैल्यू रख देंगे हम 6.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 इंटू भी। क्यू की जगह वैल्यू रखा, वी की वैल्यू रखा, इसको वी को सॉल्व कर लिया, ठीक ना। वी सिंप्लीफाई किया तो वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, इधर जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो वी आ गया 2.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसने आपसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता ही है कितना होता है। ये होता है टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm अपॉन क्यू बी। 2π m की वैल्यू रखी अपने, ठीक ना, दिस वन ए क्यू और ये मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपका 1.09 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकेंड क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? 29 की ओर। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड along a circle in a magnetic field of 0.50 न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। ये भी ऐसा ही सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी दी हुई है 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड 0.50 यूनिट दी हुई है उसकी। क्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg होता है। आर के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये वैल्यू पुट करके हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना हो तो करो, मत करना हो तो
मत करिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है उसने, क्या पूछी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, 1/2 mv² से निकलेगी वो, ठीक ना, 1/2 mv², 1/2m पता ही है, v भी हमें पता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 4.1 × 10⁻⁻16 जूल अपना क्या हो जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी का आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि an electron of 40 electron volt, an electron of 40 electron volt energy is revolving in a circular path in a magnetic field of 9 × 10⁻⁻5 Tesla. Determine the speed of the electron. Second, the radius of the circular path. काइनेटिक एनर्जी आपको 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है, वैल्यू पुट करके हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जो वेलोसिटी आएगी वो 3.75 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड आ जाएगी। अब आर का फार्मूला आपको पता ही है, mv/qv, m रखा, v रखा, अभी हल फाइंड आउट किया, q की वैल्यू पता ही है आपको, b पता है, तो r आ जाएगा 23.7 × 10⁻2 मीटर, सिंपलीफाई 23.7 मीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट अ सर्कुलर ऑर्बिट इन 1 माइक्रोसेकेंड। टाइम दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो टाइम का फार्मूला क्या होता है, T = 2πm/qv होता है। तो B = कितना हो जाएगा, B को सब्जेक्ट बना लेंगे तो 2π, ये हो जाएगा आपका 2πm/qt। 2πm 9.1 × 10⁻31 है, ये 1.6 × 10⁻19 टी की वैल्यू रख दिया, सिंपलीफाई किया तो बी आ गया 3.53 × 10⁻5 टेस्ला। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए इज 10⁻7 मीटर/सेकेंड। इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, 10⁻7 मीटर/सेकेंड है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। अभी सेमी सर्कुलर पाथ का डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। साथ में दूसरा पूछा है द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो देखो v दिया हुआ है हमें 10⁻7 मीटर/सेकेंड, r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, देखो r = mv/qv का हम यूज करेंगे। तो b को सब्जेक्ट बनाएंगे तो b कितना हो जाएगा, mv/qr। m की वैल्यू दी हुई है, v 10⁻7 है, q 1.6 × 10⁻19 है, r 5 × 10⁻2 है। तो b = 9.1 अपॉन 1.6, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.13 × 10⁻3 टेस्ला आ जाएगी। अब उसने डायरेक्शन पूछा है भैया, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। राइट हैंड नहीं, डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि उसमें चार्ज दिया हुआ है
फोर्स का भी डायरेक्शन दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है। तो कैसे निकलेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ हम क्या रखेंगे? थंब रखेंगे। करंट के डायरेक्शन की तरफ हम क्या रखेंगे? अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को रखेंगे। करंट की डायरेक्शन की तरफ क्या रखेंगे? मिडिल फिंगर को रखेंगे, इस वाली फिंगर को रखेंगे हम। थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स इस तरफ लगेगा, करंट इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। जो अपना मिडिल फिंगर है वो हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को फोर्स के डायरेक्शन में रखेंगे। तो जो फोर फिंगर होगा वो हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये इस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। या फिर हम उसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूविंग क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? इन अल्फा पार्टिकल, नो 33, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल which kinetic energies are same enter perpendicularly a magnetic field, compare the radii of their circular path। देखो प्रोटॉन है, ड्यूटीरॉन है और अल्फा पार्टिकल है। अब प्रोटॉन तो आप जानते हैं, ड्यूटीरॉन क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो देखो ड्यूटीरॉन, ड्यूटीरॉन क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हैवी हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस ऑफ हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन से मतलब है 2H1, 2H1 का न्यूक्लियस है, मतलब ये 2H हो जाएगा। मीन्स जिसमें एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो, ये हो गया। अल्फा पार्टिकल क्या होगा? हीलियम का न्यूक्लियस होगा जिसमें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हम समझ लें। सपोज करो प्रोटॉन पर यदि हम ई चार्ज लेते हैं और प्रोटॉन का मास x लेते हैं, तो ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा, ड्यूटीरॉन पे जो चार्ज होगा वो ई होगा, और मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, ये क्या है? 1 प्रोटॉन है सिर्फ। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार्ज तो 2 ही हो जाएगा, चार्ज प्रोटॉन से निकलेगा, और मास क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो फार्मूला आपको पता है, R=mv/qv होता है। ये मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, P=2m होता है, P=2m, ठीक ना? P= रूट के अंदर 2m। तो यहाँ पर हमने रूट के अंदर 2m रख लिया गया, ठीक ना? अब यहाँ पर B और 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? √m/q हो जाएगा। अब अल्फा RP मतलब प्रोटॉन का रेडियस, √x/e। RD
ड्यूटीरॉन का रेडियस √2x, मास कितना है उसका 2x है, चार्ज कितना है e है, ओके। और आर अल्फा √4x अपॉन 2e, तो √x/e हो जाएगा। तो √x/e किसके इक्वल हो गया जी, rp के बराबर हो गया। तो प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का रेडियस कैसा होगा, सेम होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो आर अल्फा और rp क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब id बराबर हो जाएगा √2rp, तो id इक्वल टू √2 अल्फा हो जाएगा, इस तरह से हो गया, ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ so that the proton may go round the earth with speed of 1.0 into 10⁻⁷ meter per second. अर्थ रेडियस इज 6.4, अर्थ की रेडियस को क्या लिया गया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट मस्ट प्रोड्यूस एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ सो दैट अ प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। वेलोसिटी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, फाइंड आउट कर लेंगे हम। देखो यहाँ पर m क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, v 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, r 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, b फाइंड आउट करना है, q दिया हुआ है। तो फार्मूले का यूज करेंगे हम, r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी, b इक्वल टू mv अपॉन आर क्यू, b ये वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ जाएगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखो 35 क्या बोल रहा है, अ 3.0 सेंटीमीटर long wire carrying a current of 10 ampere placed perpendicular to a magnetic field of 0.27 Tesla. Find the force experienced by the wire. ओके, तो देखो थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, I 10 एम्पियर दिया हुआ है, B 0.27 टेस्ला दिया हुआ है, L 3 मीटर दिया हुआ है, तो उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 3.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। F इक्वल टू क्या है IBL साइन थीटा है, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, I की जगह BLA, तो अपना 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।